इंसानी फितरत के बारे में ना एक बहुत ही डरावनी लेकिन सच बात है। सोचिए कि कोई इंसान अपने ही घर में बरसों से रह रहा है। उसे लगता है कि उसे उस घर का कोना कोना पता है। बिल्कुल। लेकिन अचानक एक दिन किसी दीवार के पीछे उसे एक छिपा हुआ कमरा मिल जाता है। बाप रे, ये तो किसी हॉरर मूवी जैसा लग रहा है। बिल्कुल। और सबसे खौफनाक बात ये नहीं है कि वो कमरा छिपा हुआ था, बल्कि ये है कि उस अंधेरे कमरे में कोई और इंसान रह रहा है। वो अजनबी कोई और नहीं, बल्कि वही व्यक्ति है जिसके साथ वो अपना पूरा जीवन साझा कर रहा था। सच कहूं तो ये बहुत ही डिस्टर्बिंग सिचुएशन है। मतलब बाहर से सब कुछ एकदम शांत और नॉर्मल दिखना और अंदर एक पूरी तरह से अलग छिपी हुई रियलिटी का होना। साइकोलॉजी में इस तरह के दोहरे जीवन को समझना हमेशा से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक रहा है। और आज की इस डीप डाइव का पूरा बेसिस यही है। मतलब कल रात मैं इंटरनेट पर एक बहुत ही वायरल रेडिट कन्फेशन स्टोरी पढ़ रहा था। अच्छा। हाँ, और आज हम इस कहानी को एक ऐसे अजनबी के नजरिए से देखेंगे जो ऑनलाइन ऐसी रैंडम घटनाओं को पढ़ता है। कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे अचानक अपनी गर्लफ्रेंड की एक ऐसी डिजिटल सच्चाई का पता चलता है जिसने मतलब उसका पूरा दिमाग हिला के रख दिया। तो ये सिर्फ एक नॉर्मल चीटिंग स्टोरी नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ कोई गॉसिप करना या चीटिंग स्टोरी सुनाकर सनसनी फैलाना नहीं है। आज हम उस वैलिडेशन एडिक्शन, मतलब जो अटेंशन पाने की लत होती ना, और उन डिजिटल मुखौटों के साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे जो लोग आज के टाइम में ऑनलाइन पहनते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे लोग अपनी पूरी ऑल्टरनेट रियलिटी बना लेते हैं। एग्जैक्टली। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे रिलेशनशिप से जो करीब 1.5 साल पुराना था। अब बाहर से देखने पर ना ये बिल्कुल परफेक्ट था। मतलब वही क्यूट कपल वाइब्स, रोजाना घंटों की लंबी कॉल्स, एक जैसे मैचिंग हुडीज पहनना। हाँ, इंटरनेट की दुनिया में जिसे रिलेशनशिप गोल्स कहा जाता है। मतलब एक ऐसा कवर जहाँ सब कुछ इतना परफेक्ट लगता है कि किसी को शक करने की कोई वजह ही नहीं मिलती। हाँ, लेकिन इस परफेक्शन की चमचमाती दीवार के पीछे ना एक बहुत ही अजीब सी दरार थी। वो गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा पॉजेसिव थी। ओह, ये तो पहला रेड फ्लैग है। बिल्कुल। मतलब अगर कोई और लड़की इस लड़के की सोशल मीडिया पोस्ट लाइक कर दे तो मानो तूफान आ जाता था। अगर लड़का किसी मैसेज का रिप्लाई करने में 15 मिनट भी लेट हो जाए तो सीधा झगड़ा शुरू हो जाता था। लड़के को शुरुआत में लगा कि शायद ये प्यार जताने का एक बहुत ही इंटेंस तरीका है। असल में यहीं से सारा मनोवैज्ञानिक खेल शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति रिश्ते में हद से ज्यादा पॉजेसिव होता है ना, तो शुरुआती दौर में सामने वाले को ये एक तरह का वैलिडेशन देता है। मतलब उसे लगता है कि मैं इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट हूं। हाँ बिल्कुल, उसे लगता है कि ये मुझे खोने से इतना डरती है, मतलब ये मुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन अगर हम इसके पीछे के साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म को समझें तो ये प्यार बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये अत्यधिक पॉजेसिवनेस असल में गहरी इनसिक्योरिटी और दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को कुचलकर अपना कंट्रोल बनाए रखने की चाहत से जन्म लेती है। जो इंसान खुद अंदर से खाली या असुरक्षित महसूस कर रहा होता है ना, वो अपने पार्टनर की हर छोटी हरकत को कंट्रोल करके खुद को सेफ महसूस कराने की कोशिश करता है। बाप रे। मतलब जो प्यार लग रहा था वो असल में कंट्रोल था, और यही कंट्रोल आगे चलकर इस कहानी का सबसे बड़ा सुराग बना। एक दिन वो लड़का बस कैजुअली अपने फोन पे इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? तभी अचानक उसे सजेस्टेड अकाउंट्स की लिस्ट में एक अनजान सी प्रोफाइल दिखती है। उस अकाउंट पर कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं थी, बस एक अजीब सा रैंडम यूजर नेम था। मतलब कोई भी आम इंसान इसे बिना देखे इग्नोर कर देता। हाँ, जाहिर सी बात है, हम रोज कितने ही ऐसे अकाउंट्स देखते हैं। लेकिन उस अकाउंट का जो बायो था ना, वो बिल्कुल वैसा ही था जो उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा जोक्स में इस्तेमाल करती थी। वही एक खास लाइन, शब्द दर शब्द। ओह माय गॉड। अब मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती यार। वो लड़का तो कोई जासूसी नहीं कर रहा था, तो क्या आज के समय में ये सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम है वही दुनिया का सबसे बड़ा जासूस बन गया है? मतलब जो चीजें इंसान की नजरों से बच जाती हैं वो ये मशीन कैसे पकड़ लेती है? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। देखिए, मशीन हमारी तरह इमोशंस या कॉन्टेक्स्ट नहीं समझती, वो सिर्फ डेटा पॉइंट्स को जोड़ती है। पर्दे के पीछे जो तकनीक काम कर रही है ना, उसे शैडो प्रोफाइलिंग और नेटवर्क प्रॉक्सिमिटी ट्रैकिंग कहते हैं। नेटवर्क प्रॉक्सिमिटी ट्रैकिंग, ये क्या होता है? मतलब जब दो लोग एक साथ बहुत सारा समय बिताते हैं तो उनके फोन अक्सर एक ही वाईफाई राउटर से कनेक्ट होते हैं या उनके जीपीएस कोऑर्डिनेट्स एक ही जगह पर पिंग कर रहे होते हैं। अच्छा। मेटा या इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ये नहीं जानता कि वो एक सीक्रेट अकाउंट है। वो बस ये देखता है कि इस अजीब से बिना डीपी वाले अकाउंट का आईपी एड्रेस और लोकेशन डेटा उस लड़के के फोन के डेटा के साथ लगातार मैच कर रहा है।
मतलब वो सिस्टम ये सोचता है कि ये दोनों रियल लाइफ में दोस्त होंगे। एग्जैक्टली इसलिए सिस्टम को लगता है कि ये दोनों लोग असल जिंदगी में एक दूसरे को जानते होंगे और वो उसे सजेस्टेड फ्रेंड लिस्ट में पुश कर देता है। यार ये तो बहुत ही डरावना है। मतलब इंसान भले ही अपनी तरफ से सारी चालाकियां कर ले, लेकिन उसका अपना ही फोन उसका पर्दाफाश कर देता है। बिल्कुल। डिजिटल दुनिया में इंसान की कोई भी एक्टिविटी पूरी तरह से आइसोलेटेड नहीं है। जब कोई एक ही डिवाइस से दो अलग अलग अकाउंट चलाता है ना, तो डिवाइस का मैक एड्रेस एक ही रहता है। इंसान को लगता है कि उसने एक छुपा हुआ बक्सा बना लिया है, लेकिन टेक कंपनियों के सर्वर पर वो दोनों बक्से एक ही धागे से बंधे होते हैं। उस लड़के के दिमाग में ऐसा शक पैदा किया कि उसने पूरी सच्चाई जानने का फैसला कर लिया। उसने क्या किया फिर? उसने तुरंत एक फेक आईडी बनाई और उस प्राइवेट अकाउंट को फॉलो रिक्वेस्ट भेज दी। और सबसे हैरानी की बात ये रही कि कुछ ही मिनटों में वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी हो गई। बिना किसी जांच पड़ताल के एक अनजान रिक्वेस्ट का इतनी जल्दी एक्सेप्ट हो जाना, ये साफ दिखाता है कि उस अकाउंट को चलाने वाला इंसान प्राइवेसी नहीं ढूंढ रहा था। तो वो क्या ढूंढ रहा था? वो असल में एक ऑडियंस ढूंढ रहा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन उसे देख रहा है, बस उसे अटेंशन देने वाली भीड़ चाहिए थी। और जब वो लड़का उस अकाउंट के अंदर दाखिल हुआ ना, तो जो नजारा था उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। उस प्रोफाइल पे एक कोट लिखा था, सम रिलेशनशिप्स आर बेटर हिडन। मतलब कुछ रिश्ते छिपे हुए ही बेहतर होते हैं। वाओ, ये तो सीधा सीधा एक कन्फेशन जैसा है। हाँ। और अकाउंट के अंदर उसकी गर्लफ्रेंड की पूरी पर्सनैलिटी अलग थी। बहुत ही बोल्ड तस्वीरें, फ्लर्टी कैप्शंस, देर रात की पार्टीज की स्टोरीज और हर पोस्ट के नीचे अनजान लड़कों के ढेरों कमेंट्स। मतलब वो एक पूरी ऑल्टरनेट लाइफ जी रही थी वहां पर। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब उस लड़के ने किसी तरह उस अकाउंट की क्लोज फ्रेंड स्टोरीज का एक्सेस पा लिया। ओह, वहां क्या था? पहली स्टोरी में उसकी गर्लफ्रेंड एक बहुत ही फैंसी होटल के कमरे में वाइन पी रही थी और उसका कैप्शन था, टुनाइट्स गोना बी डेंजरस, और साथ में एक शैतान वाला इमोजी। बाप रे। और सबसे क्रेजी बात पता है क्या है? हाँ। ऑफिशियली उसने अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज किया था कि वो उस रात अपनी कजिन के घर पर बोर हो रही है। साइकोलॉजी में इसे कंपार्टमेंटलाइजेशन या मानसिक विभाजन कहते हैं। मतलब जब इंसान अपने जीवन के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग बक्सों में बांट देता है, ताकि एक हिस्से का असर दूसरे पर ना पड़े। विरोधाभास कैसे जी सकता है? मतलब बाहर से वो इंसान अत्यधिक पॉजेसिव है, जो बॉयफ्रेंड के 15 मिनट लेट रिप्लाई करने पर झगड़ा कर रही है, और छिप कर वो एक पूरी तरह से अलग, बेबाक और आजाद डिजिटल पर्सनालिटी जी रही है। ये तो बिल्कुल लॉजिक के खिलाफ है। देखने में ये अजीब लगता है, लेकिन असल में ये दोनों बिहेवियर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो लोग असल जिंदगी में कंट्रोल खोने से बहुत डरते हैं या बहुत इनसिक्योर फील करते हैं ना, वो डिजिटल दुनिया में एक ऐसा ऑल्टर ईगो या दूसरा रूप बना लेते हैं जहां उन्हें लगता है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। असल जिंदगी के रिश्ते में वो लड़का एक इंडिपेंडेंट इंसान है, जिसकी अपनी एक पहचान है, जिससे वो लड़की पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती। अच्छा, तो इसलिए वो पॉजेसिव होकर उस पर डर पैदा करती है। एग्जैक्टली। लेकिन उस सीक्रेट अकाउंट पर वो लड़की ही उस पूरी दुनिया की क्रिएटर है। वहां वो रूल्स खुद तय करती है। वो तय करती है कि कौन उसकी तस्वीरें देखेगा और कौन उसकी तारीफ करेगा। ये अपनी इनसिक्योरिटी को छिपाने का एक डिजिटल तरीका है। यार ये तो बहुत ही डीप है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इंस्टाग्राम तो महज एक ट्रेलर साबित हुआ। मतलब इसके आगे भी कुछ था? हाँ, वो लड़का किसी तरह उस इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो में दिए गए टेलीग्राम लिंक तक पहुंच जाता है, और जब उस टेलीग्राम की चैट्स पढ़ता है ना, तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसने वहां क्या देखा? गर्लफ्रेंड सिर्फ अलग अलग लड़कों से कैजुअल बातें ही नहीं कर रही थी, बल्कि उसने हर एक लड़के के लिए एक पूरी की पूरी अलग पर्सनैलिटी बना रखी थी। हर लड़के के लिए एक अलग पर्सनैलिटी? ये तो नॉर्मल चीटिंग के दायरे से बहुत बाहर की बात है। बिल्कुल। मतलब किसी एक लड़के के सामने वो एकदम मासूम और भोली भाली लड़की थी जिसे दुनियादारी की समझ नहीं है। किसी दूसरे के सामने वो बहुत डिप्रेस्ड और उदास थी, जिसे लगता था कि दुनिया में कोई उसे नहीं समझता। ओह माय गॉड। और किसी तीसरे के सामने वो हाइपर रोमांटिक थी, उसे कह रही थी कि मुझे लगता है तुम मुझे दुनिया में सबसे बेहतर समझते हो। यार ये मुझे पूरी तरह से किसी वीडियो गेम की तरह लग रहा है। वीडियो गेम कैसे? मतलब क्या इंटरनेट ने इंसान की पहचान के साथ खिलवाड़ करना इतना आसान बना दिया है? जैसे किसी रोल प्लेइंग वीडियो गेम में हम एक ही गेम के अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स चुन लेते हैं, मल्टीपल सेव फाइल्स बना लेते हैं। एक फाइल में हम एक अच्छे इंसान हैं, दूसरी में हम एक बुरे इंसान हैं। क्या ये डिजिटल दुनिया भी बस एक गेम बनकर रह गई है? ये वीडियो गेम एनालॉजी ना बिल्कुल सटीक बैठती है यहाँ पर, क्योंकि वीडियो गेम में जब आप कोई सेव फाइल खराब कर देते हैं
तो आप उसे बस डिलीट करके फिर से शुरुआत कर सकते हैं। वहाँ कोई असली नुकसान नहीं होता। हाँ, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते। बिल्कुल। इंटरनेट ने गुमनामी का जो पर्दा दिया है ना, वो इंसान के अंदर छुपे हुए डार्क साइकोलॉजिकल ट्रेट्स को बाहर ले आता है। इन चैट्स में जो दिख रहा है वो एक केमिकल प्रोसेस है। इसे हम डोपामिन लूप कहते हैं। डोपामाइन लूप मतलब उसे उन अलग-अलग लड़कों से बात करके नशा मिल रहा था। हाँ बिल्कुल। वैलिडेशन एडिक्शन सिर्फ एक मेंटल स्टेट नहीं है, ये एक पूरा न्यूरोकेमिकल लूप है। जब वो मासूम बनकर किसी लड़के से सिंपैथी बटोरती है या रोमांटिक बनकर किसी से प्यार भरे शब्द सुनती है, तो उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। उसे बार-बार ये महसूस करना था कि वो कितनी खास है। हाँ, लेकिन यहाँ एक और चीज काम कर रही है। जब आप किसी के सामने वही बनते हैं जो वो देखना चाहता है, तो आप असल में उसे मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। वो उन लड़कों के दिमाग के साथ खेल रही थी, उन्हें इमोशनली अपना एडिक्ट बना रही थी। लेकिन यह मुझे एक बात खटक रही है। क्या? क्या सच में कोई इंसान इतनी चालाकी से 5-6 अलग-अलग पर्सनालिटीज को एक साथ संभाल सकता है? इसमें तो बहुत ज्यादा मेंटल एनर्जी लगती होगी। मुझे तो ये लग रहा है कि शायद वो कोई सोची समझी साजिश रचने वाली मास्टरमाइंड नहीं थी, बल्कि अंदर से इतनी खाली और असुरक्षित थी कि चीजें बस उसके हाथ से निकलती चली गई। क्या ये पॉसिबल नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही जायज सवाल है। हम्म, जरूरी नहीं कि हर मैनिपुलेट करने वाला इंसान कोई जेम्स बॉन्ड का विलन हो जो बैठकर कागज पर मास्टर प्लान बनाता हो। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे डार्क ट्रायड कहते हैं। डार्क ट्रायड ये क्या होता है? इसमें 3 चीजें आती हैं। नार्सिसिज्म मतलब आत्ममुग्धता, मैकियावेलिनिज्म मतलब दूसरों का फायदा उठाना, और साइकोपैथी मतलब दूसरों के लिए कोई एम्पैथी या सहानुभूति न होना। अच्छा। इंटरनेट इन डार्क ट्राइड प्रवृत्तियों को पनपने के लिए एकदम सही माहौल देता है। उसे ये सब याद रखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि टेलीग्राम स्क्रीन के पीछे वो असल इंसानों से बात नहीं कर रही थी। वो सिर्फ टेक्स्ट के टुकड़ों से खेल रही थी। मतलब वो उन्हें इंसानी नहीं समझ रही थी। एग्जैक्टली। जब आप सामने वाले को इंसान समझना ही बंद कर दें, तो उसे धोखा देना या उससे झूठ बोलना आपके लिए कोई मानसिक बोझ नहीं रह जाता। यार ये सच में बहुत भयानक है। और जैसा कि कहा जाता है ना, ऑनलाइन मैनिपुलेशन चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका असर असली दुनिया में दिखाई दे ही जाता है। बिल्कुल, सच तो सामने आता ही है। इस कहानी में भी वही हुआ। एक बारिश वाली रात थी। उस फेक अकाउंट पर एक स्टोरी अपडेट होती है, मीटिंग समवन स्पेशल टुनाइट, और साथ में एक लाल दिल वाला इमोजी। तो अब उस लड़के ने क्या किया? अब उस लड़के ने तय कर लिया कि यार बहुत हो गया, आज इस खेल का अंत होना ही चाहिए। वो काले रंग की जैकेट पहनकर अपनी गर्लफ्रेंड का पीछा करता है। साइकोलॉजिकली देखा जाए ना, तो ये उस रिश्ते का सबसे दुखद मोड़ है। मतलब जो इंसान कुछ समय पहले तक एक केयरिंग पार्टनर था, वो अपनी ही जिंदगी की सच्चाई जानने के लिए एक जासूस बनने पर मजबूर हो गया। हाँ यार, बहुत सैड है। तो वो लड़का देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एक कैब से उतरकर शहर के एक बहुत ही फैंसी होटल में जाती है। अच्छा। वो लड़का बाहर खड़ा होकर बारिश में इंतजार करता है। उसे लगता है कि कोई हॉट यंग लड़का होगा जिसके साथ वो टेलीग्राम पर क्यूट कपल बनने का नाटक कर रही थी। 1 मिनट, 10 मिनट, पूरे 40 मिनट गुजर जाते हैं। बाप रे, 40 मिनट तक वो बाहर खड़ा रहा? हाँ, और फिर जो इंसान उस होटल से बाहर आता है ना, उसने इस कहानी को एक ऐसा मोड़ दिया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। बाहर कोई यंग लड़का नहीं आया। तो कौन था? बाहर एक 40-42 साल का सूट पहने हुए शादीशुदा दिखने वाला बिजनेसमैन आया, और उसके पीछे पीछे वो लड़की। यहाँ उस लड़के का दिमाग सुन्न पड़ गया, क्योंकि ये सिर्फ अटेंशन या रोमांटिक चीटिंग का मामला नहीं था। यहाँ आकर पूरी कहानी का स्वरूप ही बदल जाता है। ये एक लेन देन का रिश्ता बन गया, मतलब ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। बिल्कुल। वो लड़का सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के सामने जाता है और उसका कॉन्फ्रंटेशन करता है। शुरुआत में वो लड़की पूरी तरह से मुकर जाती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो कि बहुत टिपिकल बिहेवियर है। हाँ, लेकिन जब लड़का उससे सारे टेलीग्राम चैट्स और क्लोज फ्रेंड स्टोरीज के स्क्रीनशॉट्स दिखाता है ना, तो वो टूट जाती है। और जो सच वो उगलती है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उसने क्या कहा? वो कबूल करती है कि वो अमीर उम्र दराज आदमियों से मिल रही थी। वो उनसे ट्रिप स्पॉन्सर करवाती थी, नए महंगे फोन्स, लग्जरी गिफ्ट्स और सीधा कैश ले रही थी। ये साबित करता है कि ये सिर्फ भावनाओं के भटकाव का नतीजा नहीं था। ये एक सोची समझी रणनीति थी, जहां रिश्तों और लोगों को सिर्फ एक रिसोर्स या संसाधन के रूप में देखा जा रहा था। मतलब वो सबको यूज कर रही थी। हाँ, टेलीग्राम के युवा लड़के उसके लिए इमोशनल वैलिडेशन या डोपामाइन का जरिया थे, और ये उम्र दराज बिजनेसमैन उसकी आर्थिक जरूरतों और लग्जरी का जरिया था। लेकिन यार, सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि वो पैसे ले रही थी। तो क्या थी? जब उस लड़के ने टूटकर उससे पूछा कि वो ये सब क्यों कर रही थी, क्या उनके रिश्ते में कोई कमी थी, तो उसका जवाब पता है क्या था? क्या?
उसने कहा, मुझे अच्छा लगता था जब लोग मेरे लिए पागल हो जाते थे। आई लाइक्ड मेकिंग पीपल ऑब्सेस्ड विथ मी। ओ माय गॉड, इस एक वाक्य में ना पूरी कहानी का सबसे गहरा सच छिपा हुआ है। आई लाइक्ड मेकिंग पीपल ऑब्सेस्ड विथ मी। ये वाक्य एम्पथी या समानुभूति की पूरी तरह से कमी को दिखाता है। मतलब उसे किसी की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उस लड़की के लिए प्यार, भरोसा या रिश्ता कोई मायने ही नहीं रखता था। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी और वो थी पावर, लोगों को अपने इशारों पर नचाने की ताकत। जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसे दूसरों को अपने लिए पागल बनाने में मजा आता है, तो वो असल में अपने अहंकार की भूख मिटा रहा होता है। ऐसे लोग दूसरों की भावनाओं को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें वो अपनी मर्जी से चेसबोर्ड पर चला सकें। और यही वो पल था ना जब उस लड़के को एहसास हुआ कि वो कभी किसी रिश्ते में था ही नहीं। वो सिर्फ एक इमोशनली मैनिपुलेटिव इंसान के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का एक छोटा सा हिस्सा था। उसने उसी वक्त उस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये उसने बहुत सही डिसीजन लिया। हाँ, और बाद में जब उसने और पड़ताल की तो उसे पता चला कि ये फेक इंस्टाग्राम अकाउंट कोई नया नहीं था। ये सालों पुराना था और वो लड़की उससे पहले भी कई लोगों की जिंदगियां इसी तरह से बर्बाद कर चुकी थी। ये एक बहुत ही क्लियर पैटर्न है। ऐसे लोग आसानी से नहीं बदलते क्योंकि उनके दिमाग में वे कभी कुछ गलत कर ही नहीं रहे होते। उन्हें गिल्ट नहीं होता। बिल्कुल नहीं। उन्हें लगता है कि वो दुनिया के बाकी लोगों से ज्यादा स्मार्ट है और बाकी सब बेवकूफ है जो आसानी से उनके जाल में फंस जाते हैं। यार, अब अगर हम इस कहानी को उस अजनबी के नजरिए से देखें जिसने इसे रेडिट पर पढ़ा है। इंटरनेट पर तो ऐसी अनगिनत कहानियां रोज वायरल होती हैं। कोई इंसान इसे पढ़कर क्या सीख सकता है? क्योंकि हम सभी एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सोशल मीडिया पर हर इंसान परफेक्ट दिखने की होड़ में है। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सबक क्या है? देखिए, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि जो चीज जितनी परफेक्ट दिखती है ना, अक्सर उसके पीछे उतनी ही गहरी परछाई छिपी होती है। हम अक्सर शुरुआती फिजिकल अट्रैक्शन या सोशल मीडिया पर दिखने वाले क्यूट वाइब्स को देखकर अचेत हो जाते हैं। मतलब हम अंधे हो जाते हैं एक तरह से। हाँ, ऑनलाइन दुनिया ने हमें अपनी खामियों को बहुत खूबसूरती से छुपाने के टूल्स दे दिए हैं। हर आकर्षक दिखने वाला इंसान जो बहुत ही केयरिंग होने का दिखावा कर रहा है, वो इमोशनली हेल्दी नहीं होता। सही बात है। ऑडियंस चाहिए जो उन पर पूरी तरह डिपेंडेंट रहे, ताकि वो उन्हें आसानी से कंट्रोल कर सके। लेकिन यार, ये बहुत ही निराशाजनक विचार है। अगर इंसान इस तरह सोचने लगे तो वो तो किसी पर भरोसा ही नहीं कर पाएगा। मैं समझ सकती हूँ, ये थोड़ा डरावना है। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसे मैनिपुलेटिव लोगों की पहचान कैसे की जाए? क्योंकि वो तो शुरुआत में आपको ऐसा फील कराते हैं कि आप उनके लिए दुनिया में सबसे अहम हैं। कोई भी इंसान कैसे इन डिजिटल मुखौटों के पीछे छिपे असली इंसान को पहचाने? इसके लिए ना हमें लव बॉम्बिंग के मैकेनिज्म को समझना होगा। लव बॉम्बिंग, ये क्या होता है? लव बॉम्बिंग सिर्फ ज्यादा प्यार जताना नहीं है, ये असल में एक साइकोलॉजिकल वेपन है। मैनिपुलेटर रिश्ते की शुरुआत में ही इतनी परफेक्शन और इतना अटेंशन देता है कि एक बहुत ही ऊंची बेस लाइन सेट हो जाती है। अच्छा, मतलब शुरू में ही सब कुछ टू गुड टू बी ट्रू लगने लगता है। आपको यकीन दिला देते हैं कि आप उनके सोलमेट हैं। फिर जब उनका असली रूप सामने आता है या वो अचानक इग्नोर करने लगते हैं, तो विक्टिम खुद अपनी ही समझ पर शक करने लगता है। मतलब वो खुद को ब्लेम करने लगता है। हाँ, विक्टिम सोचता है कि शायद मेरी ही कोई गलती है, वरना वो इंसान जो कल तक मुझे इतना प्यार करता था आज ऐसा क्यों कर रहा है। मतलब वो जानबूझकर एक ऐसा भ्रम पैदा करते हैं ताकि सामने वाला इंसान हमेशा कंफ्यूज रहे। बिल्कुल। इसलिए सबसे पहली चीज है विरोधाभासों पर ध्यान देना। मतलब उनके शब्दों और उनके असल बिहेवियर में क्या फर्क है। जैसे इस कहानी में था। हाँ, इस कहानी में वो लड़की बहुत पॉजेसिव थी, लेकिन खुद एक सीक्रेट आजाद जीवन जी रही थी। अगर कोई इंसान आपकी छोटी छोटी गलतियों पर बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है ना, तो अक्सर ये इस बात का सिग्नल होता है कि वो खुद अंदर से असुरक्षित है और हो सकता है कि वो खुद ही कोई राज छिपा रहा हो। सही बात है। पाया जा रहा है तो अपनी गट फीलिंग को, अपनी अंतरात्मा की उस आवाज को कभी इग्नोर मत कीजिए। कोई भी हेल्दी रिलेशनशिप डर या एक्सेसिव कंट्रोल पर नहीं टिका होता। क्या बात है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे ये सफर उन क्यूट मैचिंग हुडीज और रोजमर्रा की नॉर्मल कॉल से शुरू होकर एक बहुत ही डार्क साइकोलॉजिकल वेब तक पहुंच गया। बिल्कुल। एक ऐसा जाल जहां रिश्ते सिर्फ एक खेल थे, भावनाएं एक हथियार थीं और डिजिटल टेक्निक ने इस पूरे फरेब को अंजाम देने में एक कैटलिस्ट का काम किया। और डिजिटल गुमनामी की इस दुनिया में ना, ये कहानी हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है।
हम सोशल मीडिया पर या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर केवल वही देखते हैं जो सामने वाला हमें दिखाना चाहता है। मतलब वो एक क्यूरेटेड रियलिटी है। हाँ, हम एक बहुत ही बारीकी से क्यूरेट की गई रियलिटी देख रहे होते हैं। ये घटना हमें सिखाती है कि किसी भी इंसान के वर्चुअल अवतार पर आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले उसकी जमीनी हकीकत को समझना और उसे समय देना कितना जरूरी है। एकदम सच बात है। इस कहानी ने ना मॉडर्न रिश्तों और इंटरनेट की दुनिया को लेकर बहुत ही अनकंफर्टेबल कर देने वाले सवाल खड़े कर दिए। तो इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो शायद हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगा। एक पल के लिए गहराई से विचार कीजिए। बताइए। अगर किसी इंसान को अपने सबसे करीबी व्यक्ति का, चाहे वो पार्टनर हो या सबसे अच्छा दोस्त, उसका पूरा डिजिटल फुटप्रिंट, उसके छिपे हुए अकाउंट्स और उसकी डिलीट की गई सर्च हिस्ट्री देखने का एक्सेस मिल जाए, बाप रे, तो क्या उसे सच में वो सब देखना चाहिए? क्या किसी की प्राइवेसी की दीवार को इस तरह गिराना सही है? और इससे भी बड़ा सवाल, अगर वो दीवार गिर गई और वो सब देख लिया गया, तो क्या कोई भी इंसान उस अनजान डिजिटल पर्सनालिटी का सामना करने के लिए मेंटली तैयार है, जिसे शायद असली दुनिया में कोई नहीं जानता, बल्कि सिर्फ इंटरनेट जानता है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।